प्यारे बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के अंतर्गत आखिरी पाठ 9, 2 पृष्ठभूमियाँ भारतीय और अंग्रेजी। इससे पूर्व पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से 1942 का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया गया था और 1942 में 7-8 अगस्त को मुंबई, जिसे उस समय बम्बई कहा जाता था, वहाँ एक प्रस्ताव पारित किया, भारत छोड़ो प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव के विरोध में जब अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाई तो पूरे भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छिड़ गया। और यह संघर्ष 2 प्रकार का संघर्ष था, एक शांतिपूर्ण और दूसरा सशस्त्र आंदोलन। और इस आंदोलन में भारतीय जनता ने, यहाँ तक कि युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अंग्रेजों की दमन नीति के कारण जो बड़े प्रभावशाली नेता थे जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इन सब की गिरफ्तारियां हुई, उन्हें भारत के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। तब भारतीय जनता अत्यधिक उद्वेलित हो गई और अंग्रेजों को किसी भी कीमत पर इस देश से बाहर करना ही है, यह चेतना लोगों में जगी। अब हम पढ़ेंगे पाठ 9। जैसा कि आपको पता है कि भारत में अनेक विदेशी शक्तियां आईं, उन्होंने यहाँ शासन किया, कुछ शक्तियां यहीं रह गईं और कुछ शक्तियां यहाँ से वापस अपने मूल देश चली गईं। अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज यहाँ शासन करने लगे, लेकिन वे अपने मूल राष्ट्र से, मूल देश से भी जुड़े रहे, इंग्लैंड से जुड़े रहे, ब्रिटेन से जुड़े रहे और यहाँ उन्होंने शासन किया। यहाँ के लोगों का उन्होंने दोहन किया, यहाँ की आर्थिक सत्ता का दोहन किया, यहाँ से धन संपत्ति भी अपने मूल देश इंग्लैंड ले जाते रहे। अंग्रेजों ने यहाँ इतना अत्याचार किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में भी संघर्ष छिड़ा था और 1942 का यह जो संघर्ष था वे 1857 के संघर्ष के समान था। जिस तरह 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम छिड़ा था, उसी तरह 1942 में भी अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसा संघर्ष छिड़ गया कि पूरी भारतीय जनता समझने लगी कि अंग्रेजों को इस देश से भगाना ही है। 1942 का यह जो संघर्ष था यह आकस्मिक नहीं था, पहले से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना लोगों में दबी हुई थी। लोग अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का मन बना रहे थे और जैसे ही ऐसा एक अवसर आया, यह संघर्ष का भाव तुरंत लोगों की चेतना से बाहर निकला। लोग तुरंत अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए और शांतिपूर्ण और सशस्त्र दोनों प्रकार का आंदोलन प्रारंभ हो गया। यहाँ नेहरू जी लिखते हैं कि जनता की ओर से यह जो प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ, यह एक प्रकार से असंगठित था। लोग पूरी तरह से संगठित होकर आंदोलन नहीं कर रहे थे और यह आंदोलन एक प्रकार से एक ऐसी विदेशी शक्ति के विरुद्ध था जो सशस्त्र शक्ति थी, जो दमनकारी नीति को अपनाने वाली शक्ति थी, जो एक प्रकार से अमानवीय शक्ति थी, जो किसी भी हद तक अपनी सत्ता को बचाने के लिए जा सकती थी। ऐसे एक संगठित सशस्त्र शक्ति के विरुद्ध भारतीय जनता ने असंगठित आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता की जो इच्छा शक्ति थी इतनी दृढ़ थी कि वे किसी भी कीमत पर इस सत्ता को भारत से उखाड़ फेंकना चाहते थे और इसीलिए इस सशस्त्र शक्ति के विरुद्ध, इस संगठित शक्ति के विरुद्ध, इस दमनकारी अंग्रेजी शक्ति के विरुद्ध लोग उठ खड़े हुए और उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जब बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तब स्थानीय नेताओं ने कमान संभाली और उन्होंने अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि यह जो आंदोलन था 1942 का आंदोलन, यह 1857 के आंदोलन से भी तीव्रतर था और एक प्रकार से 1857 के बाद पहली बार एक ऐसा आंदोलन हुआ जहाँ पूरी भारतीय जनता, पूरा देश अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। लेकिन यह चुनौती एक प्रकार से मूर्खतापूर्ण थी, क्योंकि भारतीय जनता संगठित भाव से अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ रही थी, एक योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ रही थी, बल्कि अंग्रेजों से पीड़ित होने के कारण लोगों के मन में बस यही भाव आया कि किसी प्रकार अंग्रेजों को इस देश से भगाना है। और इसीलिए
लोग, पूरे देश के लोग अपने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए और लड़ने लगे। कहते हैं कि 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी से बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे घायल भी हुए। सरकारी आंकड़े के अनुसार 1028 मरे, 3200 घायल हुए, लेकिन लोग इसे कम मानते हैं। लोगों के अनुसार इनकी संख्या है, यानी मृतकों की संख्या है 25,000। लोग 25,000 के आसपास मृतकों की संख्या मानते हैं, लेकिन नेहरू जी कह रहे हैं कि यह भी अतिरंजित है, 25,000 नहीं माना जा सकता। हाँ, 10,000 के आसपास लोग अवश्य उस दंगे में मरे। लेकिन अब देश की आज़ादी के लिए दंगा था और एक निरंकुश क्रूर विदेशी ताकत के विरुद्ध यह संघर्ष था, और एक प्रकार से कहीं शांतिपूर्ण तो कहीं पर सशस्त्र आंदोलन था। तो उसमें इतने लोगों को मरना ही था, इतना बलिदान तो देना ही था। तो यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि यह जो आंदोलन इतना तीव्रतर आंदोलन हुआ कि भारत के कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से अंग्रेजी शासन समाप्त हो गई। जैसे 1857 में कहीं कहीं अंग्रेजी शासन समाप्त हो गई थी, बाद में अंग्रेजों को उस शासन को पुनः स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। वैसे ही 1942 में भी हुआ। 1942 में भी भारत के कई हिस्से जो ग्रामीण भी थे और शहरी भी थे, वहाँ अंग्रेजों का शासन समाप्त हो गया। वहाँ भारतीयों ने शासन करना शुरू किया। भारतीयों ने वहाँ अंग्रेजी शासन को समाप्त कर अपना शासन स्थापित कर दिया था। जैसे कि बिहार में हुआ, बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ और संयुक्त प्रांत के दक्षिण पूर्वी जिलों में हुआ। वहाँ अंग्रेजी शासन समाप्त हो गई। इसी तरह बलिया जिले में भी हुआ। संयुक्त, उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, तो संयुक्त प्रांत के बलिया जिले में भी ऐसा एक संघर्ष हुआ जहाँ अंग्रेजी शासन कुछ समय के लिए समाप्त हो गया। लेकिन नेहरू जी कह रहे हैं कि भले ही वहाँ ऐसा संघर्ष हुआ, बलिया में भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुँचाने की कोई गंभीर शिकायत वहाँ से नहीं मिली। तो इस तरह से पूरे भारत में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हो गया। फिर नेहरू जी यहाँ भारत की एक बीमारी अकाल के विषय में बताना चाहते हैं कि भारत में अकाल पड़ा और इस अकाल से भारतीयों की दुर्दशा हो गई। नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत जो है उस समय बहुत बीमार था, तन से भी और मन से भी। तन और मन दोनों से भारत बीमार था। शारीरिक रूप से कमजोर इसलिए था क्योंकि अकाल पड़ गया, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, लोग भूखे मर रहे थे, अन्न के एक दाने के लिए तड़प रहे थे। और मन से बीमार इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों के इस दमनकारी नीति से लोग व्यथित थे, भारत व्यथित था और भारतीय चाहते थे कि अंग्रेजों को इस देश से भगाया जाए। अंग्रेजों को भी और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से तन और मन दोनों तरीके से भारत बहुत बीमार था। यह जो लड़ाई हुई 1942 की लड़ाई, इसमें नेहरू जी कह रहे हैं कि इसमें कुछ लोग खूब फले फूले, कुछ लोगों ने विकास किया। ये जो अकाल जो पड़ा, इस अकाल से भी कई लोगों को लाभ हुआ। कुछ लोग धनी बनते चले गए और अधिकतर लोग गरीब होते चले गए। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि इस अकाल का प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत पर विशेष रूप से पड़ा। ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा विनाशकारी अकाल था। पहला अकाल पड़ा था 1766 में, 1766, और 1770 यानी 1766 से 1770 तक, 1766 से 1770 तक अकाल पड़ा था। और यह जो अकाल था बंगाल और बिहार में पड़ा था और भयंकर अकाल था। लेकिन उससे भी भयानक अकाल यह पड़ा। और इस अकाल के कारण महामारी फैली, विशेष रूप से हैजा और मलेरिया। और सही है, जहाँ पे अकाल पड़ जाए लोग भूखे मरने लगे, चारों तरफ लाशें ही लाशें हों, तो वहाँ पे और भी अनेक प्रकार की बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो इस तरह से वहाँ विशेषकर हैजा और मलेरिया
चारों तरफ फैला। दूसरे सूबों में भी, यानी कि बंगाल और बिहार से दूसरे जो राज्य हैं वहाँ पे भी ये बीमारी फैली और हजारों की संख्या में लोग इससे ग्रसित हुए। अब यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि ये जो अकाल पड़ा इससे बहुत सारे लोग पीड़ित हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस अकाल को भी अवसर के रूप में उन्होंने बदल दिया और इससे उन्हें लाभ हो गया। नेहरू जी कहते हैं कि भारत जो है ना अंतर विरोधों का देश है। यहाँ विपरीत अंतर विरोधी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ कुछ लोग बहुत ही धनवान हैं तो कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं। यहाँ आधुनिकता भी है, लोग अपने आप को आधुनिक रूप से भी समझते हैं, तो यहाँ पे मध्ययुगीनता भी है। मध्ययुगीन विचारों वाले लोग भी भारत में हैं और आधुनिक विचार वाले लोग भी भारत में हैं। यानी यहाँ पे अत्यधिक धनी लोग भी हैं तो अत्यधिक निर्धन लोग भी हैं। पैसे रुपयों को पानी की तरह बहाने वाले लोग भी हैं तो एक रुपये के लिए संघर्ष करने वाले लोग भी यहाँ पे इसी देश में हैं। इस भारत में शासक हैं, शासन करने वाले लोग हैं तो शासित हैं, शासन होने वाले लोग भी इस देश में। इस देश में ब्रिटिश हैं यानी पाश्चात्य संस्कृति है तो यहाँ भारतीय हैं, यहाँ भारतीय संस्कृति भी। इस तरह से यह जो अंतर विरोध है सन 1943 के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में देखा जा सकता है। फिर यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के बाद यह जो भयानक अकाल आया तो इससे यहाँ के लोगों के मन में यह बात उठ गई कि यदि ब्रिटिश शासन यहाँ समाप्त हो जाए, यदि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं तो वे इस देश में क्या छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ जो कई वर्षों तक शासन किया तो यहाँ उन्होंने उत्पीड़न किया, यहाँ के लोगों पर भयानक अत्याचार किया, यहाँ की धन संपत्ति को वे अपने देश ले गए, यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना दिया। इसके बाद फिर यह भयानक अकाल आ गया तो इस अकाल से वैसे ही चारों तरफ भुखमरी हो गई, लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। तो यदि अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे तो वे अपने साथ अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। जिस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर मृत्यु शैया पर थे तो उनके सामने भी एक ऐसा ही चित्र उभरा था कि यदि अंग्रेज इस देश से चले जाएं तो वे अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। उन्होंने मन में सोचा था कि ये अंग्रेज कैसा भारत छोड़कर जाएंगे, कितनी नग्न दुर्गति, अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितनी कीचड़ और कचरा छोड़ जाएंगे। यानी चारों तरफ कीचड़ होगी, चारों तरफ नग्नता होगी, चारों तरफ दुर्गति होगी, क्योंकि एक तो उनका आर्थिक शोषण, सामाजिक उत्पीड़न, भयानक अत्याचार और साथ में यह अकाल। तो इस तरह से अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के पास सामाजिक या आर्थिक रूप से कुछ वैसा नहीं बचा रहेगा जिस पर गर्व किया जा सके। चारों तरफ महामारी, चारों तरफ दैन्यता, चारों तरफ भुखमरी, चारों तरफ दुर्गति ही होगी। इसके बाद भी नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत के अंदर में सजीव सामर्थ्य है। भारत के ऊपर अनेक वर्षों तक, हजारों वर्षों तक आक्रमण होता रहा है और इसका शोषण होता रहा है, फिर भी भारत उठ खड़ा हुआ, फिर भी भारत कभी पराजित नहीं हुआ। तो इस तरह से अंग्रेज भी यदि चले जाएंगे तो भी भारत पराजित नहीं होगा, भारत उठ खड़ा होगा। अपनी इस गरीबी से, अपनी इस महामारी से, अपनी इस दन्यता को पछाड़ता हुआ भारत फिर से खड़ा होगा, फिर से वो अपने आप को वैसे ही सबल बना लेगा जैसा वो शुरू से ही सबल रहा। यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि अकाल और युद्ध के बाद भी प्रकृति अपना रूप बदल लेती है। जहाँ कभी युद्ध हुआ है, जिस युद्ध भूमि में कभी भयानक युद्ध हुआ, जहाँ चारों तरफ खून ही खून फैला, रक्त की धारा बही, बाद में जब रक्त की धारा सूख जाती है तो वहाँ पे घास फूस फिर से उग आते हैं, चारों तरफ घास उग आती है और वह जो युद्ध भूमि जो कभी खून से सनी थी, चारों तरफ घास से लहराने लगती है, लहलहाने लगती है। प्रकृति उस युद्ध भूमि को घास से, फूलों से सजा देती है और कभी यह नहीं ज्ञात हो पाता कि वहाँ कभी खून की नदियाँ भी बही थी। तो यहाँ पे नेहरू जी यही कहना चाहते हैं कि इस भयानक युद्ध से, इस अकाल से हम जरूर पार पा जाएंगे, भारत पार पा जाएगा, फिर से भारत खुशहाल होगा। नेहरू जी कह रहे हैं कि जो आज के जो बीते हुए कल की संतान है,
वे आज अपनी संतान को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना कौशल सब दे देते, और आज की उनकी संतान वह कल अपनी संतान को उसी कौशल को, उसी संस्कृति और सभ्यता को वो संतान देती। तो इसी तरह यह क्रम चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति और सभ्यता का यह आदान प्रदान चलता रहता है। नेहरू जी कह रहे हैं कि जो कल की संतान थे, जो बीते हुए लोग थे, जो बूढ़े लोग हैं, जो वयोवृद्ध हैं, वे आज अपनी संतान को अपनी संस्कृति का ज्ञान दे रहे हैं, अपनी परंपरा का ज्ञान दे रहे हैं। और आज उनकी जो संतान है, वह संतान जब बड़ी होगी तो वह अपनी संतान को अगली पीढ़ी से प्राप्त ज्ञान को वह प्रदान करेगी, और उनकी वह संतान फिर दर पीढ़ी उसी ज्ञान को देती रहेगी। तो इस क्रम से संस्कृति, इस क्रम से सभ्यता चलती रहती। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि हम अपनी पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने ज्ञान को बांटते रहेंगे तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान बढ़ता रहेगा। अब हम भारत की खोज पुस्तक का उपसंहार, यानी आखिरी जो पाठ है उपसंहार, उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर नेहरू जी ने इस पुस्तक की रचना की, और इस पुस्तक से भारतीय अतीत, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपरा से उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या खोजा, उसे निष्कर्ष रूप से बतला रहे हैं। उनका कहना है कि भारत की खोज के द्वारा मैंने क्या खोजा, क्या पाया, यह समझना जरा मुश्किल है। अगर इसके विषय में यदि मैं कह दूं कि मैंने यह पाया है, यह खोजा है, तो यह अतीत के प्रति या इतिहास के प्रति मेरी अनधिकार चेष्टा होगी। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि हमारा जो देश है भारत, वह विरोधों का एक ऐसा पुंज है जो हमेशा ही अदृश्य और मजबूत रहा है। किसी न किसी अदृश्य शक्ति से हमेशा ही बंधा हुआ और मजबूत रहा है। यहाँ अनेक शक्तियों ने आक्रमण किया, यहाँ अनेक शक्तियाँ आईं जिन्होंने यहाँ अत्याचार किया, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की परंपरा को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे नष्ट नहीं कर सके। वे भले ही नष्ट हो गए, लेकिन हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी परंपरा को भी नष्ट नहीं कर पाए। और हमारी जो शक्ति है, हमारी जो परंपरा है, वह ऐसे ही रही। यहाँ अनेक अहंकारी विजेताओं ने आक्रमण किया, और नेहरू जी कह रहे हैं कि अंग्रेज के रूप में अभी भी एक अहंकारी विजेता यहाँ पे शासन कर रहा है, जिसके विरुद्ध संघर्ष किया जा रहा है। लेकिन भारत कभी भी किसी से पराजित नहीं हुआ, हमेशा ही वह अपनी आंतरिक शक्तियों के द्वारा उठ खड़ा हुआ और फिर से वह अजेय बना रहा। नेहरू जी कह रहे हैं कि एक युग के बाद दूसरे युग में भारत ने अनेक महान स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है, जो अपनी पुरानी परंपरा को लेकर चले और समय को बदलते रहे, यानी वे युग पुरुष बने। अगर हम भारतीय सभ्यता को देखेंगे, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास को देखेंगे, तो हम पाएंगे कि यहाँ अनेक स्त्री पुरुषों ने समय समय पर जन्म लिया, अपने युग को बदला। इस तरह से वे सारे युग पुरुष हुए और भारतीय संस्कृति सभ्यता को एक नई दिशा दी। नेहरू जी कह रहे हैं कि आज का समय ऐसा है कि हमें अपने पुराने अतीत को तो लेना ही है, पुराने अतीत को तो स्मरण करना ही है, लेकिन वर्तमान में जीना है। हमें यह देखना है कि हम वर्तमान में क्या हैं। अतीत को याद करते हुए वर्तमान में जीवित रहना है, और वर्तमान को हमें ऐसा मजबूत करना है जिससे हमारा भविष्य और मजबूत हो जाए। नेहरू जी कहते हैं कि हमें भारत में अतीत और सुदूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाना है। हमारे देश में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे देश में ही इतना ज्ञान विज्ञान है जिसे हम अगर चाहें तो सच्चे अर्थों में देख सकते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि हमें विदेशों में जाना है, लेकिन विदेशों में क्यों जाना है? वर्तमान की तलाश में जाना है। वहाँ जाके यह देखना है कि विदेश में क्या हो रहा है और उससे हम अपने देश को क्या लाभ पहुँचा सकते हैं। यदि हम विदेश नहीं गए, विदेशी संस्कृति को हमने नहीं समझा, तो उससे क्या होगा कि हम पिछड़ापन और क्षयग्रस्त हो जाएंगे। यहाँ क्षयग्रस्त का मतलब होता है कि मानसिक या शारीरिक रूप से हम बीमार हो जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हमें
इस विश्व में रहना है और विश्व के अन्य देशों में क्या चल रहा है, अन्य संस्कृतियाँ कैसी हैं, उनके विषय में भी हमें सोचना है, उनके विषय में भी हमें जानना है, तब हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय होना है। राष्ट्रीयता तो हमारे अंदर है, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय होना है और इस अंतर्राष्ट्रीयवाद के कारण हम दूसरे देशों में हो रहे उथल पुथल को भी समझ सकते हैं, वहाँ की संस्कृति को समझ सकते हैं और उस संस्कृति से, उस ज्ञान विज्ञान से हम लाभ ले सकते हैं। इसलिए नेहरू जी कहते हैं कि हम किसी मामूली देश के नागरिक नहीं हैं, हम साधारण देश के नागरिक नहीं हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। हमारा देश है भारतवर्ष। हमें अपनी जन्मभूमि पर, अपने देशवासियों पर, अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व है, क्योंकि हम ऐसी परंपरा के संवाहक हैं, हम ऐसी परंपरा के, ऐसी सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। इसलिए हमें अपनी परंपरा पर, सभ्यता पर, संस्कृति पर गर्व है, लेकिन हमें दूसरे संस्कृति को भी देखना पड़ेगा, वहाँ से ज्ञान लेना पड़ेगा, वहाँ से अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना पड़ेगा। यह गर्व किसी ऐसे रोमांचक अतीत के लिए नहीं होना चाहिए जिससे हम चिपटे रहना चाहते हैं, न ही अपने ढंग से भिन्न औरों के ढंग को समझने में इससे कोई कठिनाई होनी चाहिए। इसके कारण हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं को भी कभी नहीं भूलना चाहिए और न ही उनसे छुटकारा पाने की हमारी इच्छा कुंठित होनी चाहिए। नेहरू जी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हमारी जो भी असफलता है, हमारी जो कमजोरी है, उसको हमें दूर करना है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से केवल हमें चिपटे ही नहीं रहना है, उससे चिपक के नहीं रहना है, बल्कि उस संस्कृति और सभ्यता के जो अच्छे गुण हैं उसे स्वीकार करने हैं और उसमें यदि कोई रूढ़ियाँ हैं, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमारा विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा, तो उन्हें त्यागने का भी हम में साहस होना चाहिए। और हमें ऐसा जल्दी करना है क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। पूरा विश्व विकास कर रहा है, पूरा विश्व एक नई दुनिया की ओर जा रहा है, एक नए समय की ओर जा रहा है, तो हमें भी उस नई दुनिया, नए समय की ओर जाना है, अपनी रूढ़ियों को त्याग कर। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि हम भविष्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राष्ट्रीय संस्कृतियां मानव जात की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों में घुल मिल जाएंगी। हमें जहां भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता और सहयोग मिलेगा, हम वहीं उसकी तलाश करेंगे और हम सामूहिक कामों में सबके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन हम दूसरों की कृपा और सहारे के प्रार्थी नहीं हैं। इस तरह हम सच्चे भारतीय और एशियाई होंगे और साथ ही अच्छे अंतर्राष्ट्रीयवादी और विश्व नागरिक होंगे। यानी यहाँ नेहरू जी अंतर्राष्ट्रीयतावादी और विश्व नागरिक बनना चाहते हैं। उनका स्पष्ट कथन है कि हमें अपनी राष्ट्रीयता को स्वीकार करना है, लेकिन उसके साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय भी बनना है, हमें विश्व नागरिक बनना है। भारतीय संस्कृति में भी लिखा हुआ है कि विश्व बंधुत्व की भावना सर्वोपरि होती, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम हमारी भारतीय संस्कृति का मूल ध्येय मंत्र रहा है। वसुधैव, वसुधा मतलब पृथ्वी, कुटुंब यानी परिवार, पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के समान है। जहाँ नेहरू जी उसी तथ्य का वर्णन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में घुल मिला देना चाहिए, उसमें मिला देना चाहिए, यानी राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता एक हो जानी चाहिए। और जहाँ भी हमें समझदारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, विज्ञान मिलेगा, सहयोग मिलेगा, हमें वहाँ जाना है और उन्हें स्वीकार करना है, क्योंकि हमें विश्व नागरिक बनना है। लेकिन विश्व नागरिक बनने में हमें किसी दूसरे की कृपा और सहारे की जरूरत नहीं है। हम अपनी शक्ति से विश्व नागरिक बनेंगे, किसी की कृपा से नहीं बनेंगे, किसी के सहारे से नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे अंदर में इतनी शक्ति है। हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता ऐसी रही है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, विश्व नागरिक बन सकते हैं। हम अपनी शक्ति से विश्व के सामने दृढ़ता के साथ खड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से नेहरू जी ने भारत की खोज पुस्तक में भारत के अतीत को खोजा है और यह निष्कर्ष निकाला है कि हमें अपने अतीत पर, अपनी सभ्यता पर, अपनी परंपरा पर, संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, भारत की खोज पुस्तक
समाप्त हो गई और पाठ 9 भी समाप्त। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से उस प्रश्नोत्तर को देखिए, पढ़िए, अपनी भारत की खोज नोटबुक में उसे लिखिए। यदि आपको इस पाठ से संबंधित या भारत की खोज पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। भारत की खोज पुस्तक में पाठ 1 से 9 तक पाठ हैं, पाठ 1 से 9 तक है, सभी का वीडियो बना हुआ है। आप किसी भी पाठ के वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।